हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शिवा जैन। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, है ना। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है, तो देखते हैं आप सभी की तैयारी कैसी है। लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस को और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम अभी थोड़ा टाइम लिमिट है, टाइम बाउंडेशन है हम लोगों के पास। तो देखते हैं सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सर्वश्रेष्ठ रस की बात करें तो रस हमारे 9 होते हैं, और अगर भरत मुनि के अनुसार बात करें तो रस हमारे 8 होते हैं। भरत मुनि ने रस 8 बताए हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम रस की बात करें तो ए ऑप्शन है हमारा रौद्र रस, बी है श्रृंगार रस, सी है करुण रस और डी ऑप्शन है वीर रस। डियर फ्रेंड्स, जो सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है वो हमारे श्रृंगार रस को माना जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। अगर हम करुण रस की बात करें तो शोक, और वीर रस की बात करें तो उत्साह। डियर फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ रस हमारा श्रृंगार रस को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अतनु का पर्यायवाची होगा। अतनु का पर्यायवाची होगा। डियर फ्रेंड्स, पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, है ना। अन्य नाम हम बोल सकते हैं उनका अन्य नाम। पर्यायवाची का मतलब होता है अन्य नाम, मतलब इसी का दूसरा नाम, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो अतनु का देखेंगे ईश्वर होगा, कृष्णा होगा, कामदेव होगा या बसंत होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर हम ईश्वर की बात करें तो भगवान, ईश, ये सब हमारे ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अगर हम कृष्णा की बात करें तो गोपाल, गिरधर, है ना, ये सब हमारे कृष्णा के पर्यायवाची हैं। अगर हम कामदेव की बात करें तो मनोज, अनंग, मनोज, अनंग, रतिपति, ये सब हमारे कामदेव के हैं। तो अतनु का जो पर्यायवाची होगा डियर फ्रेंड्स वो होगा हमारे कामदेव का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देश को हानि जय चंदो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर गैप नहीं है, जय चंदो। देश को हानि जय चंदो से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, रेखांकित में संज्ञा है। तो देखते हैं ऑप्शन, जातिवाचक होगी, व्यक्तिवाचक होगी, भाववाचक होगी या फिर द्रव्यवाचक होगी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा वर्ड होता है अपने आप में नाम होना, किसी का क्या होना, नाम होना। संज्ञा मतलब नाम। डियर फ्रेंड, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब अपने आप में क्या है, संज्ञा है, क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम है। तो संज्ञा को हम 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। डियर फ्रेंड्स, अगर हम जातिवाचक की बात करें तो पूरी जाति का बोध कराने वाले, है ना। और व्यक्तिवाचक की बात करें तो एक ही विशेष व्यक्ति को, मतलब किसी का अगर हमने विशेष नाम दे दिया, जैसे मैंने बोला देश, तो देश हमारा जाति और भारत व्यक्तिवाचक। अगर हम भाव की बात करें तो ये अदृश्य होते हैं, मतलब जो हमें दिखाई ना दे, जैसे मित्रता, है ना, वीरता, कायरता, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा है। अगर द्रव्यवाचक की बात करें तो जिनको गिना ना जा सके, जैसे जिन्हें हम बाजार से तोल कर लाते हैं, सिंपली जिन्हें हम तोल कर या माप कर लाएं, जैसे हमारा तेल है, दूध है, ये सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। तो देखते हैं, देश को हानि जय चंदों से होती है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम जयचंद की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, जयचंद जो है वो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। लेकिन हम वाक्य के अकॉर्डिंग देखेंगे, इन्होंने कहा है देश को हानि जयचंदों से होती है, मतलब एक पूरे समूह को ले लिया इन्होंने, पूरी जाति को ले लिया, क्योंकि जो जयचंद होते हैं वो देश के लिए कैसे हैं, हानिकारक, है ना। देश को क्या है, जयचंद हानिकारक है, तो देश को हानि जयचंदों से होती है, वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शिव का विशेषण क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, शिव आप मुझे बताएंगे कौन सी संज्ञा होगी। शिव हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कैसी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी।
तो शिव का जो विशेषण है, विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। तो देखते हैं, ए ऑप्शन शिवेश होगा, बी शंकर होगा, सी सैव होगा या डी सैल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शिव के विशेषण की बात करें तो शिव के शंकर जो है वो पर्यायवाची है और इसका विशेषण होगा सैव, है ना। जैसे बोलते हैं सैव धर्म, तो धर्म कैसा है? सैव है, मतलब धर्म की विशेषता क्या है कि वो सैव धर्म के लोग हैं, तो विशेषण हमारा क्या हो जाएगा? सैव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। यस फ्रेंड्स, अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और हम इनकी पहचान कैसा लगाकर भी कर सकते हैं ना, कैसा लगा दिया या फिर मेरा लगा दिया। कैसा शब्द के आगे अगर हम कैसा प्रश्न करके या मेरा लगाकर हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो देखते हैं, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेता होगा, नेत्र होगा, नेतिन होगा या नेताइन होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो नेता इज दी करेक्ट ऑप्शन और नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम होगा? डियर स्टूडेंट्स, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं, इन्होंने अपना रूप नहीं बदला है ना। तत् प्लस सम, अगर तत्सम की संधि करें तो तत् प्लस सम। तो देखते हैं ऑप्शन, उद्गम होगा, खेत होगा, कोर्ट होगा या अजीब होगा। डियर स्टूडेंट्स, तत्सम शब्द हमारा उद्गम इज द करेक्ट ऑप्शन। खेत, कोर्ट, अजीब, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि खेत कौन सा शब्द होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज या विदेशज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संधि शब्द है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम संधि की बात करें तो दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों का मेल हमारा क्या कहलाता है? संधि। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? संधि। लेकिन यहाँ पूछा है कि संधि शब्द है, तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा या विदेशज होगा। डियर स्टूडेंट्स, देशज वे शब्द होते हैं जो हमारे ही देश के हैं, किसी अन्य देश से या फिर बाहर से नहीं लिए गए हैं। जैसे हमारा लोटा है ना, ये शब्द हमारी क्या है? देशज शब्द हैं। अगर हम विदेशज की बात करें तो अरबी फारसी के शब्द हमारी क्या है? विदेशज शब्द हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये होगा तत्सम, तद्भव। तद्भव। डियर स्टूडेंट्स, तो संधि हमारा कैसा शब्द है? संधि हमारा तत्सम शब्द है। संधि का अर्थ होता है मेल, संधि का मतलब मेल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कमल किस प्रकार का शब्द है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शब्द की बात करें तो वर्णों का सार्थक समूह, किसका समूह? वर्णों का। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शब्द की रचना के आधार पर बात करें, रचना या बनावट के आधार पर, तो हमारे शब्द तीन होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। डियर फ्रेंड्स, ये जो तीनों शब्द दे रखे हैं आपको, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों ऑप्शन हमारे रचना के आधार पर दे रखे हैं। शब्द हमारे कैसे हैं? रचना या बनावट के आधार पर। डियर फ्रेंड्स, रूढ़ की बात करें तो जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, है ना। अगर हम यौगिक की बात करें डियर फ्रेंड्स, यौगिक मतलब योग होना, यौगिक मतलब योग, जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है वो शब्द हमारा क्या होगा? यौगिक होगा। और जिसको अगर हम अलग तोड़े तो वो तोड़कर भी अपना स्वतंत्र अर्थ देगा। अगर हम योग रूढ़ की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये दो शब्द से मिलकर बना है, योग प्लस रूढ़, योग प्लस रूढ़। डियर स्टूडेंट्स, योग का मतलब होना है जोड़ना, है ना, और रूढ़ जिसे तोड़ा ना जा सके। डियर स्टूडेंट्स, योग रूढ़ जो वो शब्द होते हैं जो होते तो यौगिक हैं लेकिन वो एक विशेष अर्थ देते हैं। क्या देते हैं? एक विशेष अर्थ। जैसे पीताम्बर है ना, पीताम्बर है, त्रिनेत्र है, ये सब हमारे कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ है। और अगर हम यौगिक की बात करें तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये दो शब्द से मिलकर बना है विद्या प्लस आलय, तो ये हमारा कैसा शब्द हो गया? यौगिक हो गया। अगर हम रूढ़ की बात करें डियर स्टूडेंट, तो जैसे माता है, तो ये अपने आप में रूढ़ शब्द है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, माता को हम
तोड़ नहीं सकते, है ना। पिता है, पिता शब्द को हम तोड़ नहीं सकते। और यौगिक हमारा विद्यालय, इसका हम विच्छेद कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है हमारा कमल किस प्रकार का शब्द है? डियर स्टूडेंट्स, कमल हमारा रूढ़ शब्द है। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, परमेश्वर में कौन सा समास है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम समास की बात करें तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षेप। तो देखते हैं कौन सा समास होगा। अगर हम समास के भेद की बात करें तो 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तो देखते हैं परमेश्वर में कौन सा समास होगा। परमेश्वर को अगर हम तोड़ें तो परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, ईश्वर कैसे? परम, है ना। तो देखते हैं द्विगु समास होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययभाव होगा या द्वंद्व समास होगा। डियर फ्रेंड्स, द्विगु समास की बात करें तो पूर्व पर संख्यावाची, कर्मधारय की बात करें तो विशेषण और विशेष्य, कर्मधारय की बात करें तो विशेषण और विशेष्य आता है। डियर स्टूडेंट्स, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, जैसे रात और दिन, है ना। द्वंद्व मतलब दोनों में क्या होना? कंपटीशन होना, कि मैं भी कम नहीं हूं। तो जैसे रात और दिन, रात दिन। और कर्मधारय में हमारे विशेषण और विशेष्य शब्द आते हैं। तो देखते हैं परम प्लस ईश्वर यानी कि परमेश्वर में कौन सा समास है? तो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उपभाषाओं की बात करें तो हमारी 5 होती हैं। राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी है। 4 यहाँ दे रखी है और जो 5वीं है वो है हमारी पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी डियर स्टूडेंट्स? पहाड़ी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी और पहाड़ी, ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं। तो देखते हैं राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी और पश्चिमी। डियर फ्रेंड्स, राजस्थानी की बात करें तो इसमें जयपुरी भाषा आ जाती है। पूर्वी हिंदी में हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बात करें तो मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और वांगरू। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी आ जाती है। डियर फ्रेंड्स, राजस्थानी उपभाषा में हमारी जयपुरी है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, और पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। तो आपको बताना है कि जो बघेली बोली है, अगर हम पहाड़ी हिंदी की बात करें तो गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। गढ़वाली, नेपाली, है ना, और कुमायूनी, ये सब हमारी पहाड़ी हिंदी में आ जाती हैं। तो बघेली हिंदी, जो बघेली बोली है, वो हमारी पूर्वी उपभाषा की बोली है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वर्णमाला की बात करें तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। डियर स्टूडेंट्स, स्वर स्वतंत्र इकाई होती है भाषा की, स्वतंत्र रहते हैं, ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र हैं। लेकिन व्यंजन जो है वो स्वर के मेल से बनते हैं। किसके मेल से बनते हैं? स्वर के मेल से। तो देखते हैं अयोगवा क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अयोगवा वो वर्ण है, अयोगवाह मतलब जिनका योग नहीं है। क्या नहीं है? योग नहीं है, योग नहीं है। ये ना तो स्वर के अंदर आते हैं और ना ही व्यंजन में रखे गए हैं। अयोगवा को हम ना तो स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं और ना व्यंजन के। इनको हम, इसीलिए इनको हमने अलग से नाम दिया अयोगवाह। क्या नाम दिया डियर स्टूडेंट्स? अयोगवाह। तो देखते हैं आ और आ होगा, यारा लावा होगा, सा 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 हा होगा, या फिर अंग और आहा होगा।
डियर फ्रेंड्स, अगर हम सा 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 हा की बात करें तो ये हमारी ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये हमारी ऊष्म है। यार अलावा की बात करें तो ये हमारे अंतस्थ है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, है ना। आ और आ हमारे क्या है, स्वर है। तो देखते हैं अयोगवा वर्ण कौन से हैं डियर फ्रेंड्स। जो हमारे अयोगवा वर्ण है वो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत, तो इनको हम अयोगवा के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनको हमने एक अलग से नाम दे दिया अयोगवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मौखिक की बात करें, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। अगर हम लिखित इकाई की बात करें, डियर फ्रेंड, लिखित इकाई की बात करें तो वो हमारे वर्ण होंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, वर्ण मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, शब्द, और शब्द मिलकर क्या बनाएंगे, पद, पद मिलकर क्या बनाएंगे, वाक्य। डियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देखते हैं कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, शब्द होगा, शब्द के बाद ध्वनि होगा, या फिर वाक्य पद होगा। बी ऑप्शन शब्द होगा, पद होगा या वाक्य होगा। सी ऑप्शन ध्वनि होगा, वाक्य या वर्ण होगा। डी ऑप्शन ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो डियर फ्रेंड्स, आपको देखना है कि पहले क्या आएगा, पहले शब्द आएगा, शब्द तो नहीं आता, रॉन्ग ऑप्शन। ध्वनि, ठीक है ध्वनि, लेकिन दो ऑप्शन है हमारे जो ध्वनि से स्टार्ट है, सी एंड डी। तो देखते हैं सी एंड डी में कौन सा ठीक होगा। ध्वनि के बाद वाक्य आए और वाक्य के बाद वर्ण आए। डियर फ्रेंड्स, वर्ण बाद में, वाक्य के बाद में नहीं आते हैं। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। डियर फ्रेंड्स, हिंदी के आदि कवि की बात करें तो अब्दुल रहमान होंगे, सरप्पा होंगे, स्वयंभू होंगे या पुष्पदंत होंगे। डियर फ्रेंड्स, हिंदी के आदि कवि हमारे सरप्पा हैं। अगर हम स्वयंभू की बात करें तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि हमारा किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किसी हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ किसी नहीं, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे, स्वतंत्र ध्वनि कहलाएंगी या फिर व्याकरण कहलाएंगे। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं डी ऑप्शन से। डियर फ्रेंड, भाषा का नियमबद्ध तरीके से ज्ञान, व्याकरण हमें क्या कराता है, नियम का ज्ञान कराता है। भाषा को लिखने के नियम जितने भी, वो हम किस में पढ़ते हैं, व्याकरण में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, तीन ऑप्शन बचे हमारे पास, स्वर, व्यंजन या स्वतंत्र ध्वनि। डियर फ्रेंड्स, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर अब क्या होते हैं, स्वतंत्र, भाषा की स्वतंत्र इकाई हमारे स्वर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। डियर फ्रेंड्स, हमें वाक्य देखना है। ए वाक्य कह रहा है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बी कह रहा है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, सी बच्चे को फल काट कर खिलाओ और डी ऑप्शन काट कर फल बच्चे को खिलाओ। डियर फ्रेंड्स, फल बच्चे को काट कर, ये कह रहा है बच्चे को काट कर, तो रॉन्ग वाक्य ये हमारा है ना, फल को काटा जाता है और ये कह रहे हैं बच्चे को काट कर। बी ऑप्शन है बच्चे को काट कर, तो बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि फल काटा जाएगा, है ना। सी ऑप्शन है बच्चे को फल काट कर खिलाओ और डी ऑप्शन है काट कर फल बच्चे को खिलाओ, तो डी ऑप्शन रॉन्ग। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बच्चे को क्या खिलाना है, फल काट कर खिलाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, गीतांजलि के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा होंगे, प्रेमचंद्र होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे या फिर कल्लड़ होंगे। डियर फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा जी की बात करें तो आधुनिक युग की मीरा है ना। इनका जन्म 1903 में हुआ था फर्रुखाबाद में
और इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे यामा है, नीरजा है, दीपशिखा है, निहार है, रश्मि है, ये सब महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगर हम प्रेमचंद्र जी की बात करें तो ये इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? कथा सम्राट। डियर फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्हें अपनी रचना पर नोबेल प्राइज भी मिला था। अब वो किस रचना पर नोबेल प्राइज मिला था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। डी ऑप्शन है हमारा कल्लड़। तो ऑप्शन कह रहा है गीतांजलि के रचयिता कौन है? डियर फ्रेंड्स, गीतांजलि की जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर है और इन्हें इसी बुक के लिए नोबेल प्राइज मिला था और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो देखते हैं ऑप्शन ए मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी ऑप्शन है पंत जी, है ना। तो इनका पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए कौन सा प्राइज मिला था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। डियर फ्रेंड्स, झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कविता है और यामा हमारी जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पंचवटी में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? डियर फ्रेंड्स, पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या फिर तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा? डियर फ्रेंड्स, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो वो हमारा द्विगु समास होता है। डियर फ्रेंड्स, हमें ऐसे याद रखना है, इसमें पूर्व पद संख्या होता है द्विगु। दो, जो भी एक अपने आप में क्या है? संख्या है। तो जिसमें संख्यावाची आएंगे वो हमारे कौन से होंगे? द्विगु समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पूत कपूत तो कौन धन संचय और पूत सपूत तो कौन धन संचय में अलंकार है? डियर फ्रेंड्स, अलंकार जो शब्द है वो हमारा अलम धातु से मिलकर बना है। पूत कपूत तो कौन धन संचय, पूत सपूत तो कौन धन संचय में अलंकार है। डियर फ्रेंड्स, अलंकार हमारा अलम धातु से बना है। अलम धातु से मिलकर बना है। तो देखते हैं, पूत कपूत तो कौन धन संचय और पूत सपूत तो कौन धन संचय। मतलब अगर पूत कपूत है तो धन संचय मतलब इकट्ठा करना, एकत्र करना। अगर पूत कपूत है, कपूत मतलब बुरा है, बुरा प्रवृत्ति का है, तो धन इकट्ठा कौन करे, है ना। इकट्ठा करके भी क्या फायदा जब पूत क्या है हमारा? कपूत मतलब बुरा है। अगर पूत सपूत मतलब अच्छा, पूत मतलब पुत्र, तो कौन धन संचय, तो धन कौन इकट्ठा करेगा? अगर पूत क्या है हमारा? सपूत है। पूत हमारा क्या है? सपूत है। तो क्या करेंगे? तो धन संचय करके क्या फायदा? अगर पूत क्या है? अच्छा है, मतलब बेटा हमारा कैसा है? अच्छा है, तो हम धन संचय करके क्या फायदा? तो देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास होगा, यमक अलंकार होगा, लाटानुप्रास होगा या फिर सभी होंगे? डियर फ्रेंड्स, अगर हम यमक अलंकार की बात करें, तो यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कौन धन संचय तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इस लाइन में भी आ रहा है कौन धन संचय, लेकिन डियर फ्रेंड्स इनका अर्थ एक ही है। कौन धन संचय मतलब धन इकट्ठा करना। तो देखते हैं, यमक अलंकार तो नहीं होगा क्योंकि इसमें अर्थ अलग अलग होते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, लाटानुप्रास, जो कि हमारा क्या है? राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, जहां पर कारण नहीं है वहां पे भी कार्य हो रहा है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, है ना, मतलब बिना पैरों के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है। तो मतलब
कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, विशेषोक्ति अलंकार में होता है कारण होता है पर कार्य नहीं होता, कारण होगा और कार्य नहीं होगा। जैसे पानी बिन पानी बीच मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी, तो इसमें हमारा विशेषोक्ति अलंकार होगा, है ना। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बिना कारण के, तो राइट ऑप्शन नंबर वी। डियर फ्रेंड्स, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता के कारण भ्रांति हो जाती है ना। क्या हो जाती है डियर फ्रेंड्स? भ्रांति हो जाती है, हमें भ्रम हो जाता है कि यही उपमान है। और विरोधाभास अलंकार में उपमेय और उपमान में क्या होता है? विरोध होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी। तो डियर फ्रेंड्स, हमने अपने क्वेश्चंस देखे, 20 क्वेश्चंस देखे और उनके ऑप्शन को डिस्क्राइब किया। आशा करती हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतरीन कीजिए, क्योंकि हमारे ग्लोबल कोचिंग में सर प्रोवाइड करा रहे हैं जीके जीएस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।